Hello, good morning, dear students. So, this is your mentor Rajesh Nagdive, and we are discussing the course Sequence and Series. आज से हम एक नया सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और वो सीक्वेंस है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस को स्टार्ट करने के पहले हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या चीज़ें लर्न किए उसको मैं शॉर्ट नोट्स में रिवाइज कर देता हूँ। ये आपको सब चीज़ मालूम होना ही चाहिए। तो जैसे हमने देखा था कि ए बी सी अगर ए पी में है तो यहाँ से दो बातें होगी। क्या होगी कि ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू ए प्लस सी, और दूसरा ये ए को हम फर्स्ट टर्म मान के बी इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस डी और सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस टू डी। ये दोनों अप्रोच आपको क्वेश्चंस में स्मार्टली यूज़ करना पड़ेगा। किसी एक के ऊपर आप ऐसे करके नहीं रह सकते कि बस हाँ इसी अप्रोच से हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं होता है। स्मार्टली आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो ए बी सी अगर ए पी में है तो ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू ए प्लस सी। ए बी सी अगर ए पी में है तो ए फर्स्ट टर्म हो जाएगा, तो बी को मैं ए प्लस डी, सी को ए प्लस टू डी, जहाँ पे डी एक कॉमन डिफरेंस रहेगा। करेक्ट है कि नहीं? हाँ, ये चीज़ को तो आपने देखा। उसके बाद में क्या देखा और कि जो जनरल टर्म जनरल एपी होता है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी और ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये टी एन, जिसको अब ज़्यादातर हम यहाँ इस क्लास में ए एन से रिप्रेजेंट किए हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको हम जनरल टर्म बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है? जनरल टर्म। फाइन, तो टी एन हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, उसके बाद में एस एन भी देखे होंगे आपने। एस एन आता है एन बाई टू ए प्लस लास्ट टर्म, इसी को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये नोटेशन जनरल टर्म, टी एन, ए एन, लास्ट टर्म, ये ध्यान में रखना है। ठीक, फिर एस एन एन बाई टू ए प्लस एल, या फिर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये चीज़। और यहीं से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी आता है कि टी एन को आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, एस एन माइनस वन या एस एन प्लस वन माइनस एस एन। ये जनरल समेशन ऑफ एन टर्म्स के कॉन्सेप्ट में भी टी एन निकलता है। ठीक है, एस एन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स और एस ऑफ एन माइनस वन सम ऑफ फर्स्ट एन माइनस वन टर्म्स। सो by subtracting as sum of n minus 1 terms from the sum of n terms you will get tn, right? Fine, तो ये चीज भी आपने नोट कर लिया है, कोई इशू नहीं है। तीसरा आपने कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बाद में अरिथमेटिक मीन में आ जाते हैं। तो ये A1 A2 A3 लाइक दैट AN, तो ये सब अरिथमेटिक मीन्स हो जाते हैं। एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को छोड़ के अरिथमेटिक मीन्स कहलाते हैं अपने प्रीडिसेसर और सक्सेसर के। करेक्ट है कि नहीं? तो जब आप ये इंसर्ट करते हैं, जैसे मैंने ये एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया है, ये एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया है ए और बी के बीच में, तो यहाँ से आपको डी मिल जाता था। डी क्या मिलता था? बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, और ए एन मिलता था ए प्लस एन डी, ए टू मिलता था ए प्लस टू डी, लाइक दैट ए वन मिलता था ए प्लस डी। इस हिसाब से हमने ए एन को चेकआउट किया था। और एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट भी आपने देखा, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए एन दैट इज इक्वल टू एन इंटू ए प्लस डी बाई टू। ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट्स को आप एक शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए, क्या क्या आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से लर्न करके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जंप कर रहे हैं। करेक्ट है कि नहीं? ठीक है, ओके। तो ये ऐसा आप एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए
अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का जो अभी मैंने बनाया इसको नोट कर लीजिए, इसमें कुछ और पॉइंट जोड़ सकते हैं आपको जो लगता है। ठीक, इसके बाद अब हम आ गए हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, जीपी में। ठीक है, जीपी क्या है? कोई भी सीक्वेंस जीपी कब कहलाता है? अ सीक्वेंस इज सेड टू बी जीपी इफ जैसे मान लीजिए एक सीक्वेंस ले लिया मैंने, A1 A2 A3 लाइक दैट, ये एक सीक्वेंस है। और इस सीक्वेंस में अगर इफ A2 अपॉन A1, देखो A2 अपॉन A1 को आप क्या बोलेंगे? रेशो। ठीक है, A3 अपॉन A2, A4 upon A3 is like that, is constant say R। A2 upon A1 या A3 upon A2 या A4 upon A3 मतलब टर्म्स का रेशो विथ इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट थ्रू आउट द सीक्वेंस, देन दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड एज अ जीपी। देन this sequence is called as GP। अब ये GP कहलाएगा। तो any sequence is said to be GP if the ratio of term, any term except the first term, if the ratio of any term with its preceding term is always constant throughout the sequence, that is, generalize कर देता हूं मैं, that is Tn upon Tn minus 1 is a constant और n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये कंडीशन हो जाएगी किसी भी सीक्वेंस को जीपी बताने की। अब आप देखेंगे Tn और डिवाइडेड बाई Tn माइनस 1, Tn के जस्ट पीछे वाला प्रीसीडिंग टर्म है T और n माइनस 1। ठीक है, तो ये थ्रू आउट द होल सीक्वेंस के लिए ये वर्क करता है, तब हम वो सीक्वेंस को बोलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। व्हाट द पॉइंट? A2 अपॉन A1, A3 अपॉन A2, A4 अपॉन A3 एंड लाइक दैट, AN अपॉन AN माइनस 1। ये सब कांस्टेंट रेशियो में आ रहे हैं और वो कांस्टेंट R है, तब हम सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? जीपी बोलेंगे। करेक्ट है? प्लीज नोट इट। सो एनी सीक्वेंस इज सेड टू बी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ Tn अपॉन Tn माइनस 1 इज अ कांस्टेंट, राइट? ये कंडीशन आप बोल सकते हैं फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब जनरल जीपी में आते हैं। ठीक है, तो जनरल जीपी कैसा होता है उसको चेकआउट करते हैं। जैसे आपने ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये आपने जनरल एपी लिखा था, तो जनरल जीपी जो होगा वो ऐसा होगा। अब इसी को पकड़ना, सारा प्रॉब्लम यहीं पर है। तो जैसे ए आर स्क्वेयर, ए आर क्यूब लाइक दैट, और ए आर एन की पावर एन, ये जीपी बनी। ठीक है, अब ये जीपी में ये फर्स्ट टर्म है, अब इसको ही स्टडी करिए, पूरे इसी को स्टडी करिए। ये फर्स्ट टर्म है, नंबर 1 पॉइंट, और ये जो आर है ना, ये सेकंड टर्म है, और फर्स्ट टर्म इज ए, और कॉमन रेशो बोलते हैं, कॉमन रेशो इज आर, कॉमन रेशो इज आर। कॉमन रेशियो हम किसको बोलते हैं? जो अभी इसके पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, जो रेशियो लिया था टर्म्स का, A2/A1 या A3/A2, A4/A3, ये जो रेशियो लिया था, इस रेशियो को हम कॉमन रेशियो बोलते हैं। करेक्ट है कि नहीं? हाँ, तो फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है। अब आप देखेंगे ये सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म में आर की पावर 1 है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये T4 ले लो आप, ये T3 ले लो। तो देखो T4 है तो आर की पावर एक कम है, ये Tn है आपका। ठीक है, ये Tn है, तो Tn है तो आर की पावर एक कम है, n माइनस 1, और सब में a है। समझ में आ गया? तो यहां से भी तीसरा पॉइंट आ गया कि Tn एक जनरल टर्म है। Tn जनरल टर्म क्या बना? a इंटू आर की पावर n माइनस 1। एक तो ये बात, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। ये सेकेंड पॉइंट, तो a इंटू आर की पावर n माइनस 1, ये चीज हो गया। ठीक है, इसको हम जनरल बोल देंगे टर्म, या nth टर्म भी बोलेंगे। करेक्ट है, दैट इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n माइनस 1। फाइन, ओके। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? चूंकि आप यहाँ पे रेशियो ले रहे हैं, तो ये रेशियो का कॉन्सेप्ट और मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट,
मतलब जीपी के प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करते हैं ना, तो दो चीज़ें दिमाग में रख लीजिए। रेशियो का कॉन्सेप्ट नंबर वन, अब रेशियो है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी होगा, मल्टीप्लिकेशन। एडिशन सब्ट्रैक्शन का यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो ये बात। अच्छा, फिर ये जो जीपी जनरल जीपी दिए ना, इसी में बहुत सारे पॉइंट्स हिडन है, बहुत सारे पॉइंट्स हिडन है। वो कैसे, अभी देखते हैं हम एक एक करके। जैसे मैंने बोला कि ये फर्स्ट टर्म ए हो गया, ये कॉमन रेशियो आर हो गया, ठीक है। और अगर ये T4 T3 और Tn की बात करता तो इसका आप देखे होंगे कि आर की एक पावर कम हो जाता है, ठीक है। ए सब में है, ओके, ठीक है। तो ये Tn जिसको हमने a इंटू आर की पावर n-1 से रिप्रेजेंट किया है, तो इसमें आर की पावर n-1 और इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखेंगे दो वेरिएबल्स है, एक आर है और एक ए है। तो टू वेरिएबल्स इन दिस जीपीडीएल स्टूडेंट्स, टू वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स है? दो। दो कौन कौन से वेरिएबल है? एक ए है और एक आर है, करेक्ट है। तो ए और आर दो वेरिएबल से, मतलब जीपी के क्वेश्चंस में कोई एक वेरिएबल दिया रहेगा, दूसरे वेरिएबल को डिटरमाइन करना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? समझ में आया? ठीक है साहब। या फिर दोनों वेरिएबल दिया, टर्म्स निकालना है। क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जैसे कि ये फाइनाइट जीपी है, वैसे इनफाइनाइट जीपी भी होता है। अगर यही चीज को मैं इन्फिनिटी तक लेके जाऊं तो इनफाइनाइट जीपी होगा, करेक्ट है। अच्छा, तो इसका मतलब ये आर के ऊपर हम कुछ और वेराइटीज ऑफ जीपी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। आर के ऊपर हम कुछ और, तो देखिए कैसे, यहां सिचुएशन को देखेंगे, ठीक है। इसको अब मैं मिटा देता हूं और यहां बात करता हूं, ठीक। जैसे मैंने बोल दिया कि तीन प्रकार के जीपी हो गए। एक हो गया इंक्रीजिंग जीपी। इंक्रीजिंग जीपी कब होगा? इफ आर जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। देखो, अब रेशियो की बात करते हैं तो रेशियो क्या क्या हो सकता है? कोई भी चीज का न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वो ग्रेटर देन 1 होगा, या 0 और 1 के बीच में होगा, या फिर 1 से छोटा होगा, करेक्ट है कि नहीं? हाँ। तो अब इंक्रीजिंग जीपी अपना 1 से छोटा बोलता हूँ, 0 से छोटा होगा, करेक्ट है। सो इफ इंक्रीजिंग जीपी दैट इज इफ आर इज ग्रेटर देन 1। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं 3, 6, 12, 24। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आर जो होगा वो 6/3 होगा, मतलब 2 होगा, ठीक है कि नहीं, विच इज ग्रेटर देन 1। तो अब देखो ये नंबर तो इंक्रीज हो रहे हैं, 3, 6, 12, 24। तो ये इंक्रीजिंग जीपी है। कंडीशंस को नोट करिए, आर इज ग्रेटर देन 1, करेक्ट है। अच्छा साहब, उसके बाद में सेकंड पे आते हैं। सेकंड डिक्रीजिंग जीपी होगा। अब डिक्रीजिंग जीपी को ध्यान रखना है। डिक्रीजिंग जीपी क्या होगा? 0 लेस देन आर लेस देन 1। ये कंडीशन बनेगी जब कॉमन रेशियो 0 और 1 के बीच में है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस यानी क्वेश्चन जो होते हैं ना वो इसके ऊपर ही बनते हैं। और ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूँ। अभी आप देखिए, जो आर है वो 0 और 1 के बीच में है, और 0 और 1 का इम्पोर्टेंस IIT JEE में कितना है ये मैं मॉडुलस कॉन्सेप्ट से ही आपको बताते आ रहा हूँ। गॉट द पॉइंट? यस। 0 और 1 के बीच के नंबर का अगर पावर इंक्रीज करते जाते हो तो नंबर डिक्रीज होते जाता है। इसकी एक स्पेशल अलजेब्रा, ये लॉगरिथम में भी काम होता है, काम आता है, ये देखिए सीक्वेंस सीरीज में भी काम आता है, ये हर जगह काम आते रहता है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी तक कि आपने देख लिया सेट थ्योरी बड़ा वाइटल रोल प्ले करते हैं, हर जगह काम आता है। तो ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो आपको हमेशा आएंगे और उनके ऊपर वेटेज देना है। तो कैसा हो गया कि ये कंडीशंस को तो नोट कर लिए कि अगर 0 और 1 के बीच में कॉमन रेशो है तो डिक्रीजिंग जीपी होगा। वो कैसे? देखो 1/2, 1, 1/2, 1/4, 1/8 एंड लाइक दैट। अब आप देखिए ये तो डिक्रीजिंग जीपी है, और कॉमन रेशियो आर की बात करेंगे, 1/2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 आएगा, और ये 1/2 0 और 1 के बीच में, ये बन गया डिक्रीजिंग जीपी। इसको हम क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग जीपी। और फिर तीसरा आ जाएगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग जीपी, मतलब अब आर जो है वो लेस देन 0 है, नेगेटिव है, दैट इज आर इज नेगेटिव।
जब आर नेगेटिव हो जाएगा ना, तब ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे वाले सीक्वेंसेस आ जाएंगे। ऐसे वाले सीक्वेंस का एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, -2 1 1/2 माइनस, ठीक है, एंड 1/4 एंड सो ऑन। तो देखो नेगेटिव पॉजिटिव इस प्रकार के कंडीशंस आ रही है, प्लीज नोट इट। हो गया, ठीक है, ओके फाइन। अब जैसे कि हमने इस जनरल जीपी में बात किया था कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ए आर स्क्वेयर AR क्यूब AR n की पावर n। बोलो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं nth टर्म, जनरल टर्म, n-1 इसकी पावर है, ठीक है। अच्छा साहब, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये भी कोई इशू नहीं है। अब आप रेशोस की बात करते हैं, जैसे AR/A या फिर AR² / AR एंड लाइक दैट, ये सब आर में आने वाला है, ये कॉमन रेशो है। फर्स्ट टर्म हो गया, कॉमन रेशो हो गया, कोई इशू नहीं। अब आप जब रेशो की बात करते हैं तो फिर ये दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में भी मैंने बहुत पहले से ही बता रखा है, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं जो आपको हमेशा आते रहेंगे। जैसे मैंने बोला कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो तो मेक श्योर दैट डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, क्योंकि 0 से डिवीजन करना nobody knows till now, correct है कि नहीं। So therefore, as we are taking the ratio over here, that is we are having the numerator upon denominator, therefore denominator must not be equal to 0. So यहाँ से एक सिचुएशन निकल जाती है कि जीपी का कोई भी टर्म्स कभी भी 0 नहीं हो सकता। So please note that no terms of जीपी कैन बी 0। जीपी का कोई भी टर्म्स 0 नहीं हो सकता। एक तो ये बात, 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक कोई भी टर्म होगा तो डिनोमिनेटर में तो आएगा ही आएगा, और डिनोमिनेटर में आएगा तो वो नॉट डिफाइंड टर्म हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दैट नो टर्म्स ऑफ अ जीपी कैन बी 0। फाइन, ये भी हो गया, ठीक है सर। अच्छा, अब और कुछ सिचुएशन इसमें मिलती है, वो सिचुएशन कैसे मिलेगी वो देखते हैं। अगर आप देखेंगे कि A/AR/AR² / AR4 1 2 3 4 5, ये मैंने 5 फर्स्ट टर्म्स को मल्टीप्लाइड किया। अगर मैंने 5 फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाइड किया तो देखो a की पावर 5 आ जाएगा, a उसके बाद r की पावर देखिए, R4 + 3 7 2 9 और 1 10, ये हो जाएगा r की पावर 10। और अगर इसी को मैं ऐसे लिखूं कि a ले लिया और R² ले लिया और इसकी पावर 5 ले लिया, तो आप यहां से एक रिजल्ट बना लेते हैं। क्या रिजल्ट बनाएंगे, ये क्या है बोलो, ये है फर्स्ट 5 मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, और ये क्या है, सेकेंड टर्म, फिफ्थ पावर ऑफ ये कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म, AR² है, फिफ्थ पावर ऑफ थर्ड टर्म। तो क्या रिजल्ट दिखा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज फिफ्थ पावर ऑफ थर्ड टर्म। प्लीज नोट इट, ठीक है। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं कि ये निकालना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट 9 टर्म इज इक्वल टू हाउ मच पावर। ये देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स करके देखेंगे, आप करके देखिए तो आपको क्या दिखेगा, ये दिखेगा 9th पावर ऑफ फिफ्थ टर्म
ये लिखेगा 9 पावर ऑफ फिफ्थ टर्म। तो इसको नोट करिए, इसमें क्या सिचुएशन देखिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज फिफ्थ पावर ऑफ थर्ड टर्म एंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट 9 टर्म इज 9 पावर ऑफ फिफ्थ टर्म। प्लीज नोट इट। ओके, नोट कर लिया। अब एक और पॉइंट्स को चेकआउट करते हैं, उसमें क्या सिचुएशन आएगी उसको देखते हैं। ठीक है, अब अगर हमने 3 टर्म्स जनरल लिया, तो जनरल टर्म्स लिया, अब आपने ये जनरल एपी दिया, लेकिन वो क्या करेगा, वो ऐसे दे देगा। ऐसे कैसे देगा, जैसे मैंने बोला A1 ABC लेते, ABC अगर जीपी है तो ABC जीपी है, इसका क्या मतलब हुआ। तो यहां से देखेंगे आप, ABC जीपी में तो दो बातें होगी। पहली बात तो B अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी, ये चीज होगी। ये रेशो और ये रेशो दोनों सेम होंगे, तो यहां से मुझे बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी मिलेगा। इसको नोट करिए। सो दिस इज बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। और सेकंड में आते हैं, अब एबीसी अगर जीपी में है तो ए तो फर्स्ट टर्म हो गया, अब कोई ना कोई इसका कॉमन रेशो होगा, तो बी क्या बन जाएगा आपका ए आर बनेगा, और सी क्या बनेगा आपका ए आर स्क्वेयर बनेगा। तो भाई ऐसा है, इन दोनों चीजों को आपको डिफ्रेंशिएट करते आना चाहिए। फिर वैसी ही बात जैसे मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बताया था, आप इसको एक वेराइटी 1 बोल सकते हो और इसको वेराइटी 2 बोल सकते हैं। तो क्वेश्चंस जो दिया हुआ है ना, उसमें आप वेराइटी 1 यूज करेंगे कि वेराइटी 2 यूज करेंगे, इसमें आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। जितने आप स्मार्ट होंगे उतने आप उस क्वेश्चंस को आसानी से कर लेंगे। क्योंकि क्या होगा ना, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे तो आप हमेशा कंफ्यूज, यार समटाइम्स ये यूज होता है, समटाइम्स ये यूज होता है, ये क्या चक्कर है। तो आपको इसीलिए दोनों को बड़े स्मार्टली यूज करना है। भाई ये एबीसी अगर जीपी में है तो यहाँ से बी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी, ये बी बाई ए इक्वल टू सी बाई बी, ये हो गया बी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी। इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसको बी इज इक्वल टू रूट ए सी भी बोलेंगे, और इसी को हम जीएम बोलते हैं, जैसे वहाँ ईएम बोलते हैं ना, जीएम ऑफ ए एंड सी आएगा जीएम का टॉपिक, तो जीएम ऑफ ए एंड सी इसको बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ देखो ए फर्स्ट टर्म है तो बी क्या बनेगा ए आर, और सी क्या बनेगा ए आर स्क्वेयर। प्लीज नोट इट। और ये वेराइटी 1 और वेराइटी 2 ऐसे आप इसको नोट कर सकते हैं। और फिर हमने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस कर लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के बारे में। कुछ प्रॉपर्टीज आएगी जो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो लगे, पहले मैं इसमें कुछ प्रॉब्लम्स करा देता हूँ, और फिर उसके बाद में प्रॉपर्टीज में भी आऊँगा। ठीक है, और फिर उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स बनाता हूँ, देखते हैं कितने वीडियोज इसको लगते हैं या कितने पार्ट्स लगते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स। So here is the first term, dear students. What is that? How many terms are there in the GP? 5, 20, 80, 5, 1, 2, 0. So ये कौन सा टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म से ये पता चल जाएगा। तो सॉल्यूशन आ जाएगा टी एन इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1। ये दिया हुआ है 5, 1, 2, 0, ए 5 है, और कॉमन रेशो आर निकल जाएगा। आर बोलो क्या आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 4। तो ये 4 की पावर n माइनस 1 है। बस आप सॉल्व कर दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1024 इस 4 की पावर n माइनस 1। बस हो गया। आप इस 1024 को 4 की पावर में कन्वर्ट कर दीजिए, तभी n आ जाएगा। तो 1024 4 की कितनी पावर है, फिर आप कंपेयर करेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो 1024 4 की 5 पावर है। ठीक है, और यहां से अब n माइनस 1 इक्वल टू 5, तो n इक्वल टू 6 आ जाएगा। प्लीज नोट इट। तो हमने यहाँ पे अब देखिए सिर्फ जनरल टर्म वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो ये जनरल टर्म वाला कॉन्सेप्ट वाले जो प्रॉब्लम्स है वो सिंपली आप बोर्ड लेवल के बोल सकते हैं, जिसमें जनरल टर्म को यूज किया। और इसके पहले मैंने जो बताया था कि एबीसी जीपी में, तो इसका मतलब बी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी होगा। फिर वहाँ पे भी बी को मैं ए आर और सी को मैं ए आर स्क्वेयर से रिप्लेस कर सकता हूँ। वो दोनों सिचुएशंस को स्मार्टली यूज करना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया, नोट कर लिया। सेकंड क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक, सेकंड क्वेश्चंस क्या है, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज 81। ये सेकंड टर्म है। ठीक है, इसको चेकआउट करते हैं। इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज 81
एंड सेकेंड टर्म इज 24। देखो सेकेंड टर्म दिया हुआ है ए आर 24, फिफ्थ टर्म दिया हुआ है ए आर 4 81। तो देखो फर्स्ट सेकेंड टर्म दिया हुआ है और फिफ्थ टर्म दिया हुआ है। अब यहाँ पे रेशो ले लीजिए तो ए कट जाएगा, एक वेरिएबल आर आ जाएगा। अब क्या है कि आपको अगर जीपी बनाना है तो दो वेरिएबल से ए और आर, ए को भी निकालना है आर को भी निकालना है, करेक्ट है कि नहीं? हाँ, तो अब क्या करो, डिवाइड कर दो। ए आर 4 डिवाइडेड बाई ए आर इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाई 24। ए कट गया, आर भी कट गया, आर क्यूब मिलेगा 81 बाई 24। ये 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, करेक्ट है कि नहीं? ये 8 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। तो 27 बाई 8 ये मिला। तो यहाँ से आर मिल जाएगा। आर क्या मिलेगा? 27 का क्यूब रूट कितना होता है? 3, और ये 3/2, ये 3/2 मिल गया आर। ठीक है, अब आर 3/2 है तो फिर ए की वैल्यू निकालते हैं। तो ए इक्वल टू हो जाएगा 24 बाई आर, तो 24 बाई 3/2 मतलब 2, तो ये मिला 16। तो ए 16 मिल गया। तो देखो ये बन गया जीपी आपका ए आर स्क्वायर लाइक दैट। ए कितना है? 16 है। ए आर की बात करेंगे, ए आर ऑलरेडी दिया हुआ है 24। ए आर स्क्वायर की बात करते हैं, ए आर स्क्वायर मतलब ए कितना है? 16, और आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 9/4, ये 4 36 आएगा। और इस प्रकार से ये जीपी चलेगी। कोई भी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि मिनिमम 3 टर्म्स चाहिए, और उसके बाद में आप डैश 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 कर दीजिए। ठीक है कि नहीं? ओके फाइन, नोट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। If the third term of GP is 8, if the third term of GP is 8, then find product of first term. Then find product first 5 terms. इसके पहले ही मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि इसको कैसे करना है। ऑलरेडी मैं बेसिक में ही इसके बता चुका हूँ। देखो ए इंटू ए आर, ए इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू ए आर 4, ये हो गए फर्स्ट 5 टर्म्स का प्रोडक्ट, करेक्ट है कि नहीं? और फर्स्ट 5 टर्म्स का प्रोडक्ट कितना आ गया? ए आर की पावर ए 5 आर की पावर 10, मतलब ए आर स्क्वायर इसकी पावर 5, और ये आपका थर्ड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है। अगर ये थर्ड टर्म है तो इसकी वैल्यू दी हुई है 8 की पावर 5, ये आंसर होगा। या फिर आप इसको करो 2 की पावर 3 इसकी पावर 5, तो 2 की पावर 50 ये आंसर होगा। जो भी आंसर जिस पैटर्न में दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन अब डिफरेंट हम कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने वो 9 पावर वाला ही बताया। ये जो थर्ड टर्म है इसकी वैल्यू डिफरेंट कर लीजिए, 8 के जगह कुछ 16 रख लीजिए, 25 रख लीजिए, वॉट एवर इट इज, और ये क्वेश्चंस आपके जनरेट हो जाएंगे। प्लीज नोट इट। अब मैं आपको 2014 मेंस का क्वेश्चंस कराता हूँ, ठीक है? So here is the 2014 mains questions. What is there? 3 positive numbers form an increasing GP. Increasing GP है. So 3 positive numbers form an increasing GP, and if the middle term in this GP is doubled, the new numbers are in AP. Then find the common ratio. So students यहाँ पे क्या होता है कि आपको अब AP और GP दोनों के कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा। ये 2014 मेंस में आया, करेक्ट है? व्हाट इज दैट? The 3 positive numbers form an increasing GP. तो अब GP का कॉन्सेप्ट है ना, तो इसको तो A ले लो, AR ले लो, और AR स्क्वायर ले लो, पहले से ले लो। A ले लिया, AR ले लिया, AR स्क्वायर ले लिया।
अब ये इंक्रीजिंग जीपी है, इंक्रीजिंग जीपी है मतलब आर मस्ट बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, एक तो ये चीज। इफ द मिडिल टर्म इन दिस जीपी इज डबल, द न्यू नंबर्स आर इन एपी। अब ये देखो, ये मिडिल टर्म को डबल कर दिया, 2AR और ये AR स्क्वायर, अब ये एपी बन जाएगा। पहले ये क्या था, जीपी था। इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि अगर मिडिल टर्म को डबल कर दिए तो ये बन गया एपी। ओके, देन फाइंड द कॉमन रेशियो। अब इस क्वेश्चन में खासियत क्या था कि 3 टर्म्स हमको जीपी के कंसीडर करना है, तो AR और AR स्क्वायर जनरल जीपी हमने ले लिया, फिर डबल कर दिया। अब एपी के कॉन्सेप्ट से अगर ये एपी है तो ट्वाइस ऑफ 2AR इक्वल टू हो जाएगा A प्लस AR स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए A सब में से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 4R दैट इज इक्वल टू 1 प्लस ये R स्क्वायर। A कट गया, इसका ये मतलब हो गया कि एक वेरिएबल से तो फ्री हो गया। अब दूसरा बच गया, दूसरा वेरिएबल R। अब दूसरा वेरिएबल R की बात करेंगे तो ये R स्क्वायर माइनस 4R प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, ये बनेगा। तो R स्क्वायर माइनस 4R प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो R आ जाएगा, लेकिन ये R फैक्टराइजेशन से नहीं आएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला से आएगा। 4 प्लस माइनस ये हो जाएगा 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। अगर आप इसको देखें तो 4 प्लस माइनस 12 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से अब आप देखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या अभी इसको 4 ही रखते हैं। दिस इज 4 प्लस माइनस 4 इंटू 2√3 और डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो फाइनली आर आएगा, यहाँ पे आ गए 2 प्लस माइनस √3। अब यहाँ पे आपको वो चेकआउट किया है, क्योंकि इंक्रीजिंग जीपी है तो यहाँ से आर 2 होंगे, r इज इक्वल टू 2 प्लस √3 एंड r इज इक्वल टू 2 माइनस √3। सी 2 प्लस √3 इज कमिंग टू बी मोर देन 2। ठीक है, इंक्रीजिंग जीपी है, सो देयरफॉर दिस आंसर इज एक्सेप्टेड। 2 माइनस √3 की वैल्यू 1.732 अगर रखेंगे, 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली इट इज कमिंग टू बी लेस देन 1। करेक्ट है, तो वो डिक्रीजिंग जीपी में चले जाएगा। और हम बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग जीपी का, देयरफॉर दिस r इज इक्वल टू 2 प्लस √3। अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं है तो r कैन बी बोथ 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3। अगर इंक्रीजिंग जीपी है तो ये 2 प्लस √3 होगा, अगर डिक्रीजिंग जीपी है तो ये 2 माइनस √3 होगा। प्लीज नोट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। If 5th, 8th and 11th term of GP, if 5th, 8th and 11th term of GP, ठीक है, 5th, 8th and 11th term of GP are P, Q, S respectively, are P, Q, S respectively, ठीक है। Then show that Q square equal to, show that Q square equal to P into S। नोट करिए क्वेश्चंस को। सो ये तो 5th, 8th एंड 11th टर्म ऑफ जीपी आर P, Q एंड S। तो 5th टर्म की बात करते हैं। 5th टर्म क्या है? 5th टर्म मतलब AR की पावर 4। AR की पावर 4 कितना दिया हुआ है? P दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में 8th टर्म की बात करते हैं, AR की पावर 7 Q दिया। 11th टर्म की बात करते हैं, AR की पावर 10 S दिया हुआ है। और हमें प्रूफ करना है Q स्क्वायर इक्वल टू PS। तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रूफ कर सकते हो, वैल्यूज पुट अप कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड निकाल लीजिए और राइट हैंड साइड निकाल लीजिए। लेकिन अभी एक काम करते हैं, हम Q/P ये रेशो निकालते हैं। Q/P, Q स्क्वायर लाना इसलिए Q/P। तो Q/P करेंगे तो A R की पावर 7 अपॉन A
आर की पावर 4, तो ये तो हो जाएगा आर की पावर 3। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, एस बाई क्यू निकाल लेते हैं। एस बाई क्यू आएगा ए आर की पावर 10 ए आर की पावर 7, तो ये फिर से आर क्यूब आ गया। तो अगर आप देखेंगे कि क्यू की बाई पी और एस बाई क्यू, यहाँ से मुझे मिल गया क्यू स्क्वेयर इक्वल टू पी एस। तो रेशियो निकाला, ये वेराइटी 1 है, ठीक है कि नहीं, जनरल टर्म्स के कॉन्सेप्ट से हमने यूज किया, नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नोट करिए इस क्वेश्चन को। इफ फर्स्ट एंड एट टर्म ऑफ ए जीपी एक्स की पावर -4 एंड एक्स की पावर 52 एंड इट्स सेकंड टर्म भी एक्स की पावर टी, देन फाइंड टी। तो अभी कैसे करेंगे इस सिचुएशंस को। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म मतलब ये एक्स की पावर -4 हो गया, एंड एट्थ टर्म मतलब ए आर की पावर 7 ये दिया हुआ है। व्हाट इज दैट, एक्स की पावर 52, ठीक है। एंड सेकेंड टर्म दिया हुआ है ए आर दैट इज इक्वल टू एक्स की पावर टी, और मुझे टी निकालना है। तो देखो टी को निकालने के लिए ए और आर ये दोनों की वैल्यूज रखनी पड़ेगी। तो ए तो दिया हुआ है एक्स की पावर -4 इंटू आर नहीं दिया हुआ है एक्स की पावर टी। ये सिचुएशन में आर को फाइंड आउट करना है, तो आर यहां से निकल जाएगा। यहां से आर कैसे निकलेगा, अगर आप ए आर की पावर 7 डिवाइड करते हो ए से, मतलब एक्स की पावर 52 डिवाइड करते हो एक्स की -4, तो यहां से आर की पावर 7 मिल जाएगा। आर की पावर 7 कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 52 है तो 56 हो जाएगा। अब एक्स की पावर 56 है तो इसको भी 7 एक्स की पावर 8 लिख दो और ये 7 लिख दो। तो 7 हो गए पावर में, इसका मतलब आर आ गया एक्स की पावर 8, करेक्ट है। अगर आर एक्स की पावर 8 आ गया है तो यहाँ पुटअप कर दो एक्स की -4 एक्स की पावर 8 दैट इज इक्वल टू एक्स की पावर टी। तो एक्स की पावर 4 एक्स की पावर टी कंपेयर कर लेंगे तो टी इक्वल टू 4, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, तो मैं क्या करता नेक्स्ट वीडियोस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ। ये ऑलरेडी वीडियो 34-35 मिनट्स का हो चुका है। तो नेक्स्ट पार्ट आएगा जीपी का, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज होंगे और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, फाइन।